Good morning. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor, Department of Political Science, MLT College, Saharsa, BN Mandal University, मधेपुरा, बिहार। आज हम MA सेमेस्टर 4 ओल्ड बैच 2017-19 के पेपर 16 पॉलिटिक्स ऑफ बिहार के तीसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये टॉपिक है रिजर्वेशन पॉलिटिक्स इन बिहार एंड इट्स डायनेमिक्स, यानी बिहार में आरक्षण की राजनीति और इसकी गत्यात्मकता पर बात करेंगे। लेकिन रिजर्वेशन सीधे आरक्षण की राजनीति में पहुंचने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि आखिर रिजर्वेशन क्या है, कहां से आया है और इसकी गत्यात्मकता क्या है। देखिए, किसी भी नीति या किसी भी नीति को अच्छी तरह समझने के लिए या आप कहें उसका मूल्यांकन करने के लिए हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है प्रिंसिपल, अर्थात सिद्धांत, वो सिद्धांत जिन पर वह नीति आधारित है। दूसरा पॉलिसी, अर्थात वो नीति जब फॉर्मुलेट की जाती है कैसे फॉर्मुलेट की गई, किन किन पहलुओं को ध्यान में रखा गया। और तीसरा उसका परफॉर्मेंस, अर्थात उसका निष्पादन कैसा रहा, उसका मूल्यांकन करें। अर्थात प्रिंसिपल, पॉलिसी और परफॉर्मेंस, इन 3 चीज़ों पर ध्यान देकर हम किसी भी नीति का अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। अब जहाँ तक रिजर्वेशन या इसके अगर ज़्यादा ब्रॉडर टर्म का इस्तेमाल करें हम सकारात्मक कार्रवाई कह सकते हैं। ये नीतियाँ कहीं ना कहीं, ये सारी नीतियाँ, सकारात्मक कार्रवाई की नीति जो है वो सामाजिक न्याय की स्थापना का आधार है। जैसा कि हमने पहले इक्वालिटी के वीडियो में भी मैंने बताया था कि आखिर सामाजिक न्याय क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी क्या है। वो वीडियो आप वहाँ देख करके उसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हम ये समझ लें कि विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय की नीति, सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रयास के लिए अफर्मेटिव एक्शन जो है, सकारात्मक कार्रवाई की नीति को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। कि अब ये सकारात्मक कार्रवाई की जो नीति है वो किन प्रिंसिपल्स पे आधारित है। जो 2 मुख्य प्रिंसिपल हैं उसमें पहला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। लेकिन सबसे पहले आखिर सकारात्मक कार्रवाई की नीति की ज़रूरत ही क्यों है। देखिए, किसी भी समाज में जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं या जो समुदाय निवास कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर अर्थ में एक समान हो, अर्थात उनके सामाजिक आर्थिक स्तर बिल्कुल समान हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अतः वैसे लोग जो सामाजिक रूप से अक्षम हैं, सामाजिक शैक्षणिक रूप से अक्षम हो सकते हैं, उनके लिए हम कुछ विशेष ट्रीटमेंट दें उन्हें हम, ताकि वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाएँ। यही जो नीतियाँ हैं उन्हें हम कई बार सकारात्मक कार्रवाई की नीति कहते हैं। इस हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सेंस में अगर हम समझाने का प्रयास करें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बात करता है कि सभी के लिए अवसरों की समानता होनी चाहिए। अवसरों की समानता का तात्पर्य यह है कि अगर एक कोई रेस है तो इसमें सबको भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। किसी को भी किसी भी कारण से, किसी भी डिफिशियंसी के कारण उसे रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी डिफिशियंसीज़ हैं, कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि भारत में ग्रामीण पृष्ठभूमि के बालकों, ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जो समझ है या उनके शिक्षा के अवसर हैं बहुत सीमित है। अतः वो जब बड़े शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं तो अंग्रेजी माध्यम के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। इस डिफिशियंसी के लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है और उसे रेस में दौड़ने को कहा जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए अवसरों की समानता नहीं है। अतः कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में आपको उन लोगों के लिए कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अवसरों की समानता के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि यह आपके मेरिट पे आधारित है। अर्थात एक बार जब रेस शुरू होने से पहले सब में एक नियर इक्वालिटी स्थापित कर दी गई तो उसके बाद उस रेस में जो भी जीते, अपनी योग्यता क्षमता से जो जीते, उसे वो फल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपका जो इमोलमेंट है, बेनिफिट्स है, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, राइट। अभी लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि यह आपके सम्मान को भी बरकरार रखता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो भी आप गेन करते हैं वो कहीं ना कहीं उसके साथ एक सम्मान भी जुड़ा रहता है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है किसी भी व्यक्ति के जीवन का। अर्थात न केवल
रिसोर्सेज और गुड्स के वितरण का एक आधार है यह, बल्कि आपको सम्मान सहित वो आधार पर सम्मान सहित वो चीज़ें प्रदान करता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है उसे हम इक्वालिटी ऑफ आउटकम कहते हैं, यानी कि जो आउटकम है उसकी समानता हम स्थापित कर दें, यानी जो रिजल्ट आ रहा है उसे हम समान कर दें। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी, एक समाज में जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए हम कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड गोल निर्धारित कर दें। जैसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विभिन्न समुदाय के इतने व्यक्तियों को लेना ही लेना है, चाहे वो उस संस्था में प्रवेश पाने के लिए जो एग्जामिनेशन है या जो प्रोसेस है उसको पार कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, या उचित मानदंडों के आधार पर पार कर नहीं कर पाएँ भले ही, लेकिन उनके लिए एक आउटकम सुरक्षित रहता है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम के साथ दो सबसे महत्वपूर्ण परेशानियाँ हैं। पहली ये कि कहीं ना कहीं ये एक कृत्रिम समानता क्रिएट करता है, यह आपके अपने मेरिट पे आधारित नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि इस प्रक्रिया के द्वारा भले ही आप एक तरह की समानता स्थापित कर भी दें, लोगों के बीच एक नियर इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाती है कि हर समुदाय से कुछ लोग आ गए हैं, लेकिन यह लोगों में उस सम्मान की भावना को जागृत नहीं कर पाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं वो हमेशा ही प्रश्नों के घेरे में रहते हैं अपने साथियों के द्वारा और बाकी समुदायों के द्वारा। अतः यह जो महत्वपूर्ण पहलू सकारात्मक कार्रवाई का है कि आप उनके अंदर एक सम्मान की भावना का डेवलप करें, ये कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता है। तो ये रही प्रिंसिपल की बात। प्रिंसिपल के रूप में सकारात्मक कार्रवाई की नीति के रूप में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात की जाती है। कुछ राज्यों ने इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाने का प्रयास किया है, यानी कुछ हद तक इक्वालिटी ऑफ आउटकम को हम सिक्योर कर लें और बाकियों के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ब्रॉडर रूप से खुला रखें। यह भी एक अच्छा तरीका है। अब जहाँ तक सकारात्मक कार्रवाई की नीति का प्रश्न है, जो इन दो प्रिंसिपल्स पे आधारित रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नीतियाँ जो हैं सो विश्व स्तर पर स्वीकार की गई हैं कि ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहले यूएसए में यह शुरुआत हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यह शुरुआत हुई, जहाँ पे गोरे और काले लोगों के बीच जो विभेद है, काले लोगों का शोषण काफ़ी लंबे समय तक गोरे लोगों ने किया, और एक तरह से हम कहें तो वहाँ की राज्य सरकारें भी इस कार्य में शामिल रहीं। तो वहाँ पे काले लोगों की पहचान करना एक बहुत ही आसान प्रक्रिया भी है, क्योंकि वो समाज वैज्ञानिक रूप से बायोलॉजिकल रूप से अलग हैं। काले और गोरों की पहचान में कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात वहाँ की गई है और ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ पे ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वह इक्वालिटी ऑफ आउटकम के सेंस में नहीं है। वहाँ अगर किसी प्रतियोगिता में ऐसा होता है या किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए ऐसा होता है कि गोरे और काले दोनों ही व्यक्ति को अगर समान क्वालिफिकेशन है, तो ऐसी स्थिति में काले व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं काले व्यक्तियों के अलग से कुछ सीट रिजर्व कर दी गई। अगर दोनों के पास समान गुणवत्ता है, समान मेरिट है, तो प्रेफरेंस जो है सो ब्लैक को दिया जाएगा वाइट की जगह पर। ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है जो कि यूएसए में निर्धारित किया गया है। भारत में हमने क्या किया है? भारत में हमने इसके लिए आरक्षण का तरीका अपनाया है। आरक्षण क्या है? आरक्षण या कोटा, यानी पहले से ही कुछ चीज़ों को निश्चित कर दे, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स को पहले से ही कुछ कम्युनिटी के लिए हम निश्चित कर दें। तो कहीं ना कहीं हमने अपॉर्चुनिटी और आउटकम को मिलाने का प्रयास किया है। तो हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात की हमने, पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो आरक्षण की नीति को हमने अपनाया है। भारत में आरक्षण की नीति के साथ समस्या ये है, भारत में आरक्षण की नीति जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये कहीं ना कहीं इसके साथ लाभार्थियों की पहचान का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहा है, पहला ये। दूसरा, इसके साथ एक ब्रॉडर कॉन्सेंसस का मुद्दा भी जुड़ा रहा है। और तीसरा, जब इसे लागू किया गया तो इसे जिस तरह से लागू किया गया उसने कहीं ना कहीं समाजों में, सोसाइटी के अंदर बड़े पैमाने पे फिशर्स को जन्म दिया है। राइट। अब भारत में जो लाभार्थी की पहचान का मुद्दा है, आप देखिए भारत में एससीज और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए सबसे पहले इसे लागू किया गया। एससी एसटी के पहचान के में कोई समस्या नहीं है और इसकी प्रक्रिया संविधान में सुनिश्चित कर दी गई है। और संविधान निर्माताओं ने ही इनकी पहचान कर इनके लिए 15% एससीज़ के लिए और 7.5% एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। और इनके लिए न केवल विधान पालिकाओं और संसद के अंदर, बल्कि जॉब में भी, उनकी प्रमोशन में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस में भी इनके लिए इस तरह रिजर्वेशन किया गया है। और एससी एसटी के लिए बहुत ज़्यादा टकरार भी नहीं है समाज में, और एक नियर कंसेंसस है कि एससी एसटी समुदाय के लोग सही में पिछड़े हैं, उनका शोषण हुआ है, तो उनको
ये चीज़ें इनके लिए एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि बरसों से एक लंबे समय से उनके साथ उनके साथ शोषण हुआ है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया गया है। अतः उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए और लगभग समाज के सभी समुदायों के बीच इस तरह का कंसेंसस है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो एससीज और एसटीज़ के साथ नहीं है। इम्पॉर्टेंट है जब ओबीसीज नामक एक अन्य कैटेगरी की भी चर्चा संविधान में की गई है, जिसमें कहा गया है कि समाज के कुछ अन्य वर्ग भी ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए राज्य सरकारें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर सकती हैं, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं कर सकती हैं। इस मुद्दे ने इस पहलू को ज़्यादा पेचीदा बनाया है। इसके तहत कई राज्य सरकारों ने, सबसे पहले भारत सरकार ने ही खुद काका साहब काका कालेलकर कमेटी 1950s में स्थापित की, जिसने कास्ट को, जाति को एक मुख्य मुद्दा, भारत में यह माना गया है कि ज़्यादातर कमीशंस ने, दूसरी बार मंडल कमीशन आए 1990 में, ये 2 कमीशन मुख्य रूप से रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए रहे हैं। तो इन कमीशंस ने महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने जाति को पिछड़ेपन का आधार माना है। अर्थात आप सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं अगर आप किसी खास जाति में निवास करते, जाति से आते हैं, अर्थात ये जन्मना हो गई आपकी, जन्म से अगर आप इस जाति में हैं तो आपको मान के चला जाए कि आप पिछड़े हैं, आपकी इकोनॉमिक स्थिति खराब है और आपके पास सुविधाओं का एक्सेस नहीं है। पहली बात तो ये, जिसके कारण इन लाभार्थियों की पहचान का मुद्दा जो है सो बहुत ही पेचीदा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं ये लाभार्थी जो हैं सो ये मध्य जातियाँ हैं, ये निम्न जातियाँ नहीं हैं, और मध्य जातियाँ कभी भी डायरेक्ट उच्च जातियों के शोषण का शिकार नहीं रही हैं, इसलिए उनका शोषण भी उस पैमाने पर नहीं रहा है जैसा कि आप एससी या एसटी के लिए कह सकते हैं। एससी के लिए एससी को डायरेक्ट शोषण का सामना करना पड़ रहा है, जबकि एसटी रहा है, जबकि एसटी जो हैं, ट्राइब्स जो हैं, वो समाज की मुख्य धारा से दूर रहे हैं, अपने को खास कर उन्हें खुद ही अलग विलग करके रखा है, तो उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। तो इस सेंस में ओबीसी के लाभार्थियों की पहचान का मुद्दा भारत में काफ़ी मुश्किल हो बढ़ा रहा है, और इसमें कई बार ऐसी जातियाँ भी शामिल रही हैं जो कुछ राज्यों में उच्च जातियों में है, अन्य जातियों में ओबीसी में आ गई हैं। कुछ कई जगह ऐसा हुआ है जहाँ कुछ जातियाँ गलती से इसमें शामिल हो गई हैं, लेकिन वो इस बेनिफिट को बनाए रखना चाहती हैं। तीसरा क्या है, कई जगह ऐसी जातियाँ जो हैं सो काफ़ी लंबे से इसमें शामिल रही हैं और अब इसे एक जन्मना अधिकार के रूप में लेने लगी हैं। खैर, ये रही नीतियों की बात। अब जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, इन नीतियों से जुड़ा एक बात और हमें ध्यान रखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस की बात है, इस पे आ जाते हैं, पहले हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। भारत में जो परफॉर्मेंस रहा है नीतियों का, वो मिक्स्ड रहा है। परफॉर्मेंस की समस्या इसलिए कि हमारे पास कोई भी एक विशिष्ट वैज्ञानिक डाटा नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। 1930 में पहली बार सेंसस हुआ था ब्रिटिश सरकार के दौरान, और उसी सेंसस को भारत में जातियों के वर्गीकरण का आधार माना गया है। 2011 में एक सेंसस हुआ, विकास सेंसस, लेकिन उससे पब्लिश नहीं किया गया, शायद राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियाँ हैं। और इसके बाद आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो नीतियां हैं वो परफॉर्मेंस की बात हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक सामाजिक डाटा, एक वैज्ञानिक डाटा जिसको आप कहते हैं आंकड़े जो है, उसका अभाव है। महत्वपूर्ण क्या है कि भारत में ओबीसीज़ के लिए, एससी एसटी के लिए 15% एंड 17.5%, और ओबीसी के लिए मंडल कमीशन ने खास करके 27% रिजर्वेशन की बात की थी, जिसे लागू किया गया। हमारे यहाँ इस रिजर्वेशन को व्यक्ति और जो इंटरप्रीट किया जाता है वो इक्वालिटी ऑफ आउटकम के सेंस में ज़्यादा किया जाता है। जैसे ओबीसी कहेंगे कि हमारे लिए तो केवल 27% सीट है, जबकि अनरिजर्व के लिए 50% सीटें हैं, लेकिन ये एक गलत इंटरप्रिटेशन है। अगर आप इसे इक्वालिटी ऑफ आउटकम के सेंस में मानेंगे तो ये 27% है, लेकिन अगर आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सेंस में माने, अर्थात ओबीसी के लिए 27% सीटें तो रिजर्व है, 27% रिजर्वेशन रिजर्व है, इतने लोग तो आने ही आने हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है? 50% प्लस 27%, अर्थात 77%। ओबीसी के लिए अपॉर्चुनिटी कितना है? 77%, क्योंकि अनरिजर्व्ड एक कैटेगरी नहीं है, इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई व्यक्ति जो मेरिट के आधार पर इन सीटों को भर सकता है। और ख़ासकर मध्य जातियाँ भारत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं, मध्य जातियाँ इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग रही हैं, सामाजिक रूप से भी इतनी पिछड़ी नहीं रही हैं। महत्वपूर्ण कारण यह है कि और दूसरा, इन जातियों के लिए पहचान का मुद्दा जो इकोनॉमिक रूप से भी ये बहुत ज़्यादा पिछड़ी नहीं रही है, क्योंकि ज़्यादातर कृषि और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में रही हैं, जहाँ पे जिसकी आय का आकलन करना भी बहुत मुश्किल है कि किसी हिसाब को कितना आय हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है कि बार बार
सरकारें, केंद्र सरकार इस एक जो आय का पैमाना है कि कितने हद तक के लोगों को इसमें रखा जाए उसको बढ़ाती रही हैं। अभी 8 लाख के आसपास पहुंच गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत राज्य केस में 1992 में यह कहा कि एक ओबीसी से क्रीमी लेयर जो है, जो ऊपर का क्रीम है, जो कि ज़्यादा संपन्न तबका है, उसको उसमें नहीं रखना है, उससे बाहर रहना चाहिए। तो ये ओबीसी रिजर्वेशन की बात है। तो रिजर्वेशन के लिए एससी एसटी जो ओबीसी इनकी बात रही है। अब अगर हम इस आरक्षण की राजनीति के बारे में अगर बिहार में हम बात करें तो देखने को यह है, बिहार में आप देखेंगे कि बिहार में आरक्षण का जो मांग रहा है, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट या सकारात्मक कार्रवाई की मांग रही है, यह मांग काफ़ी पुरानी रही है और आज़ादी के पहले से ही ये शुरू हो चुकी थी। आज़ादी के पहले ही यादव जाति के लोगों ने त्रिवेणी संगम नामक एक संस्था बनाई और अंग्रेज़ों के समय से ही इस डिमांड को रखा। बाद में और ख़ासकर जो बीसी लीडर्स हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, इनकी लीडरशिप कांग्रेस के पास रही और कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस के नेता जो थे वो समाज के विभाजन, आरक्षण के आधार पर समाज को विभाजित करने के पक्ष में नहीं थे। तो आज़ादी के बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री जब बिहार के बने तो उन्होंने एक बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया, जो मुंगेरी लाल कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो 1972 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसने अपने फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसे लागू कब किया गया? जब कर्पूरी ठाकुर 1977 के आसपास, जब जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में एक अच्छा विजय प्राप्त कर आई, बिहार में भी मध्यावधि चुनाव हुए, उसके बाद सरकार आई जनता पार्टी की। तो आज़ादी के बाद जो है तो कर्पूरी ठाकुर ने इसे लागू करने का प्रयास किया, इसलिए कर्पूरी फार्मूला भी, इसे कई बार से कर्पूरी फार्मूला भी कहा जाता है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी, जिसके नेता राम मनोहर लोहिया थे, और कर्पूरी ठाकुर ने इस ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा ज़्यादा जोर शोर से उठाया और उसे लागू करने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं ये उनकी राजनीतिक सफलता का आधार भी रहा। और यही कारण है कि जब मुंगेरी लाल कमीशन ने रिपोर्ट दिया तो ये लागू करने को तैयार हो गए, रिपोर्ट को लागू करने को तैयार थे। लेकिन जनता पार्टी के अंदर ही इसके पक्ष और विपक्ष में लोग थे, जिसके कारण कर्पूरी ठाकुर का काफ़ी विरोध भी हुआ और फॉरवर्ड कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस और बैकवर्ड कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस बने। फॉरवर्ड कास्ट के लोग एंटी रिजर्वेशनिस्ट व्यक्ति थे और वैसे व्यक्ति थे, लोग थे, जनता का सहयोग मिला, जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट थे। जबकि पार्टी के अंदर ही और राजनीतिक दलों के अंदर वैसे लोग जो कि इन पॉलिसी का, जनता पार्टी के अंदर एक जो धड़ा था जो इन पॉलिसी का विरोध कर रहा था, उसका सपोर्ट मिला। और ठीक इसके विपरीत एक बैकवर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस की भी स्थापना हुई, जहाँ पे इन दोनों के बीच एक संघर्ष देखने को मिलता है और बिहार में काफ़ी एजिटेशन भी हुआ। लेकिन अल्टीमेटली इसे कर्पूरी ठाकुर ने, मुंगेरी लाल कमीशन ने 26% रिजर्वेशन देने की बात की थी, इसे लागू कर दिया। बाद में जाके इस पॉलिसी को लागू करने का निर्णय ले लिया, लेकिन ये लागू उस सेंस में नहीं हो पाया। बाद में उच्च जातियों के दबाव में इसमें कुछ बाइफर्केशन किया गया और अलग अलग जातियों के लिए 26% के अंदर भी 12% बैकवर्ड क्लास के लिए, 12% मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए, 18% बीसी बैकवर्ड क्लास के लिए, 5% महिलाओं के लिए, उच्च जातियों में इकोनॉमिकली 4% इकोनॉमिकली जो वीकेंड थे उनके लिए, और 3% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, 3 से 5% की बात की गई और इसे लागू किया गया। महत्वपूर्ण क्या है, इन नीतियों के प्रति एक कॉन्सेंसस नहीं था, इसका कोई डिबेट इन नीतियों के प्रति, इन आरक्षण की नीतियों को लागू करने के लिए कोई डिबेट विधानसभा में नहीं हुआ, पार्टियों को कॉन्सेंसस में नहीं लिया गया और इसे लागू कर दिया गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक जो वाइडर कॉन्सेंसस जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था वो उभर कर नहीं आई, चाहे वो भारत सरकार के लेवल पे हो, चाहे वो राज्य सरकारों के लेवल पे हो। वर्तमान में देखें हम तो आरक्षण का जो मुद्दा है ये एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में एससी एसटीज़ के लिए तो काफ़ी एक कंसेंसस का मामला रहा है, लेकिन ओबीसी का मामला एक पूरा ही एक राजनीति का मामला रहा है और राजनीतिक गुणागणित के आधार पर ओबीसीज को इसमें शामिल करना, कितना आरक्षण देना है नहीं देना है, इसकी बातें ज़्यादातर राज्यों में रही हैं। हम चूँकि बिहार के साथ अपने कंसर्न रखे हुए हैं, तो आप देखिए बिहार में जो मध्य और निम्न जातियाँ हैं ये मिलाकर करीब 85% और 15% अपर कास्ट हैं।
खास करके 15% बैकवर्ड क्लास और 15% मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, जिसकी पहचान मुंगेरलाल कमीशन ने भी की थी। करीब 130-32 बैकवर्ड क्लास कास्ट और 128 के आसपास मोस्ट बैकवर्ड क्लास कास्ट भी थे इसमें। तो कहीं ना कहीं पार्टियां अपना एक कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास करती हैं ताकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाए लोगों का और हम चुनाव जीत सकें। इससे पहले लालू यादव ने भी एक MY कॉम्बिनेशन कहा जाता है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बनाया, जिसके आधार पर उन्होंने कुछ साल शासन किया। जब नीतीश आए तो उन्होंने अपना लॉकुस कॉम्बिनेशन, जिससे कोयरी कुर्मी जाति और अन्य OBC की सपोर्ट की बात की जाती है, उसके आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास किया। अभी हाल ही में आप देखेंगे 2014 के आसपास गिरी एक ब्राह्मण सबकास्ट है, उसे OBC में शामिल किया गया है। ब्राह्मण सबकास्ट इसे OBC में शामिल किया गया। बिहार में यह नहीं था, कुछ राज्यों में OBC में था, लेकिन बिहार में अपर कास्ट माना जाता रहा है। उनकी काफ़ी बड़ी संख्या है, 20 लाख करीब पॉपुलेशन है इनका, और कई क्षेत्रों में इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है न्यूमेरिकली, क्योंकि लोकतंत्र में हम न्यूमेरिकल नंबर्स की बात करते हैं। उसके बाद 2014 में ही 2 अन्य OBC जातियों को MBC में, मोस्ट बैकवर्ड EBC, नीतीश कुमार इसे EBC कहते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, उसमें शामिल किया गया। तेली एक जाति है जो अभी भी EBC डिमांड कर रही है कि उसे बैकवर्ड क्लास से EBC में शामिल कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारा गुनागणित जो है सो किस तरह से आप अपने एक कम्युनिटी को अपने वोट पे बनाए रखें, अपने पक्ष में बनाए रखें, उसकी ये कहीं ना कहीं जो गुनागणित है वो ज़्यादा दिखाई देती है। अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिकली अपर कास्ट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की बात की। उन्हें पता है ज़्यादातर राज्यों में करीब 15 से लेकर 20-25% तक अपर कास्ट हैं, और इसमें हम अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसकी बात अक्सर की जाती रही है, उन्हें अगर हम आरक्षण दें, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक ज़्यादा वैज्ञानिक क्राइटेरिया है, जिसमें आप सभी ही जातियों से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आप ले सकते हैं, तो ये ज़्यादा आसानी से पहचान की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट में जो वीकर सेक्शन है उसको इन्होंने अपने फोल्ड में लेने का प्रयास किया। तो पूरा बिहार में भी पूरा जो ये आरक्षण का मामला रहा है, ये आपको एक राजनीति से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहा है। और अगर हम बात करें तो अब मैं आपको कुछ डाटा बताने का प्रयास करूँगा। ईश्वरी प्रसाद ने जॉब रिजर्वेशन इन बैकवर्ड कास्ट इन बिहार में एक 1977 में आर्टिकल आया था, 78 में, उसमें बताया कि उस समय राज्य सरकारों, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उस साल 2000 सीटें थी, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में 4000 सीटें थी, लोकल बॉडीज़ में अराउंड 2000 और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में 15000 सीटें थी, अर्थात टोटल 23000। एक साल में करीब 23000 सरकारी नौकरियाँ। अब सोचिए इसी के आसपास 1990 के दशक तक इतना बना रहा। 23000 केवल नौकरियों के लिए आप सारी रिजर्वेशन पॉलिसी की बात हो रही है, जबकि इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें प्रयास क्या करना चाहिए। तो ये रही है। तो बिहार में स्पेशली क्या है, आखिर वहीं सारी परेशानियाँ रही हैं जो भारत में भी बड़े लेवल पे रही हैं। इसमें विभिन्न पार्टियों के साथ कंसेंसस नहीं किया गया, कंसेंट नहीं किया गया, ये फार्मूला को डिबेट भी नहीं किया गया लेजिस्लेचर पर। इसे आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बिहार में भी लागू किया गया, और ये 1970 के दशक में ही लागू हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से बहुत पहले। इसके बाद इसके अलावा इसमें जो बैकवर्ड कास्ट में जो इसका कुछ लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया, उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसा कि भारत के लेवल पे बाद 1992 के आसपास इंदिरा साहनी केस में ऐसा देखने को मिलता है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस क्रीमी लेयर को हम अलग रखें। और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि कास्ट ऑफ फ्रीली ट्रेड होने लगा पॉलिटिक्स में कास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। कास्ट को उसने परपेचुएट कर दिया पॉलिटिक्स में। हालांकि कुछ लोग इसका सपोर्ट भी करते हैं, इसने कास्ट को ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया है, जैसे कि रजनी कोठारी ने। लेकिन खैर ये हम इस मुद्दे पे कभी बाद में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण की जो मुद्दे रहे हैं, ये हमने क्या किया है, हमने इक्वालिटी ऑफ आउटकम के सेंस में ज़्यादा डिसाइड किया है, जबकि होना क्या चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सेंस में से ज़्यादा बात करनी चाहिए हमें। देखिए जॉर्ज सॉवेल हैं, उन्होंने एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो सकारात्मक कार्रवाई की नीति है, इसका कई देशों में अध्ययन किया है, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, इसमें। और ये इस निष्कर्ष के पर पहुँचे हैं कि सकारात्मक कार्रवाई की जो नीतियाँ रही हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये जो इसमें जो इसमें इसके साथ कुछ परपेचुअल सभी जगहों पे समान रूप से कुछ परेशानियाँ रही हैं। पहला ये कि इसमें जिन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है, दोनों ही इसमें एक अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दे पाते हैं। जो शामिल हो रहे हैं वो क्योंकि उनका सोचना है कि हमें तो जगह मिल ही जाएगी। जो नहीं शामिल हो रहे हैं उससे हम इतना काम क्यों करें, हम इसके प्रति अच्छा परफॉर्मेंस क्यों दें। तो ये ओवरऑल क्या है, सोसाइटी का एक डिक्लाइन है। दूसरा क्या है
कि ज़्यादातर नीतियाँ जो है इसमें ये एक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में बन जाती हैं। एक बार जब ये शुरू होती हैं तो फिर ये विड्रॉ नहीं होती हैं और ये परपेचुअल रूप से चलती रहती हैं और ये कब ख़त्म होंगी इसकी बात नहीं है। जैसे भारत में सी के लिए हर 10 साल के बाद इसका एक रिव्यू करके इसे आगे बढ़ाने की बात है, लेकिन आप देखिए कभी भी कोई रिव्यू नहीं होता है, कोई डाटा, कोई स्टडी नहीं होती है, उससे हर 10 साल पे आगे बढ़ा दिया जाता है। कोई पार्टी इसका विरोध नहीं करती, जबकि होना क्या चाहिए, हर 10 साल पे एक स्टडी होनी चाहिए, कितनी जातियों को इसमें शामिल किया जाए, कौन इसमें आर्थिक सामाजिक रूप से ऊपर आ चुके हैं उन लोगों को इसमें से अलग किया जाए, ताकि ये जो स्पेशल बेनिफिशियरी हैं उनको उन तक ये फ़ायदा जाकर पहुँचे। नीतीश कुमार और बिहार में खास करके ये अच्छा काम किया गया है कि बैकवर्ड क्लास में से एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास को अलग किया गया है ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, उनको भी उनके तक इंटेंडेड लो तो फ़ायदा पहुँचाया जा सके। लेकिन फिर भी कुछ जातियों को इससे आप अलग कर सकते हैं जो अब सक्षम हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि हमारा कर्नाटका साउथ के स्टेट्स का एग्जांपल है, वहाँ पे देखा गया है कि ओबीसी बैकवर्ड क्लास ने उच्च जातियों को हर क्षेत्र में सोसाइटी के हर क्षेत्र से उनको पीछे कर दिया है। लेकिन आज भी अब इससे जब विड्रॉ करने की बात होती है तो उसका विरोध करते हैं, अर्थात एक जन्मना अधिकार के रूप में शामिल हो गई है। महत्वपूर्ण क्या है कि हमें देखिए, एक जनरेशन में कभी भी सीधा कोई सुधार नहीं लाया जा सकता है। एक जनरेशन के ही क्षमताओं को सीधा बढ़ाएं एक जनरेशन में तो संभव नहीं है कि एक जो करंट जनरेशन है जो चल रहा है उसकी क्षमताओं को सीधा बढ़ा दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जो आज 1990 के बाद से भी हम देखें तो आज 30 साल हो चुका है, तो 25 साल में एक जनरेशन की बात होती है, तो उसके लिए ठीक माना जा सकता है। लेकिन उसके बाद के लिए जो योग्यताएं को बढ़ाने की बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और योग्यताएं कैसे बढ़ेंगी? आपकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था से, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था से बढ़ेगी। शिक्षा जो है वही आपके रेस में आपको इक्वालिटी प्रदान कर सकती है। आप अगर यूनिवर्सली हम फ्री इक्वल क्वालिटी एजुकेशन अगर हर व्यक्ति को, चाहे वो हर बच्चे को, चाहे वो गांव का हो शहर का हो, अगर हम प्रदान करें तो वो रेस जब शुरू होने वाली है उस रेस में पहले से ही एक इक्वल फुटिंग पे होंगे। उसके बाद उस रेस को अपनी क्षमता के अनुसार कम्पीट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको वो कहीं ना कहीं आपके सम्मान को बरकरार रखता है। आप जो भी लाभ प्राप्त करते हैं उसका जो सम्मान जुड़ा हुआ है वो बरकरार रखता है आपके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही हमारे यहाँ भारत में, चाहे वो बिहार सरकार का हो या ओवरऑल भारत सरकार की बात अगर हम करके चलें, तो ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम के सेंस में ज़्यादा डिफाइन किया गया है आरक्षण को। लेकिन ज़रूरत क्या है, हम धीरे धीरे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ें ताकि इस आरक्षण की नीति को एक ज़्यादा लॉजिकल वे में हम स्थापित कर पाएँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा और इससे जुड़े आपके जो प्रश्न हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये MA सेमेस्टर 4 के लिए, ओल्ड कोर्स के लिए मैं फिर से एक बार रीइटरेट कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।